रिकॉर्ड्स के लिए आज डेट है 14 अप्रैल 2025 और आज की डेट में इंडियन मुस्लिम्स मुल्क भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हुआ है, नेशनल कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करके। जो ज़मीन मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पे दी थी, वक्फ की थी, उसको अब तक मुस्लिम्स खुद मैनेज करते आ रहे थे क्योंकि ये एक रिलीजियस अफेयर है। लेकिन इस कानून के बनने के बाद इस अफेयर में सरकार इंटरफेयर करेगी। इसी को लेके मुसलमान नाखुश हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहा है। वक्फ की गई ज़मीन मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती है, उस पे मस्जिदें बनाई जाती हैं, कब्रिस्तान के लिए एलोकेट की जाती हैं, स्कूल बनाए जाते हैं और इसको मैनेज करने के लिए इंडिया में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी। और इन बोर्ड्स के मेंबर इस कानून से पहले सिर्फ मुसलमान थे, लेकिन अब इसमें सरकार की इंटरफेरेंस होगी, नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया जाएगा। अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया के अंदरूनी मामलात पे या इंटरनल इशू पे क्यों बात कर रहा है? देखिए, ये जो इशू है ना, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, रिलीजियस फ्रीडम का इशू है, माइनॉरिटी की सेफ्टी को लेके यहाँ पे बात हो रही है। तो ये वो वाले कंसर्न्स हैं जिनको हम यूनिवर्सल कंसर्न्स कहते हैं। हाँ, हम पाकिस्तान के इश्यूज़ पे बात करते हैं, बाकी वीडियोज़ इस चैनल पे आप देख लें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम, आप कह लें कि ब्रॉडर लेवल पे साउथ एशिया में रिलीजियस फ्रीडम के फ्यूचर को लेके कंसर्न है और उसी पे बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए इंडिया में बोर्ड्स बने हुए हैं। 1947 से पहले, आज़ादी से पहले ऐसे कोई बोर्ड्स नहीं हुआ करते थे। लोकल रिलीजियस लीडर्स जो हैं वही मैनेज करते थे वक्फ की गई प्रॉपर्टीज़ को। कोई सरकारी फॉर्मल ओवरसाइट नहीं हुआ करती थी। लेकिन 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ वक्फ एक्ट्स पास किए, वक्तन ब वक्तन चेंजेस की गई इस मामले में, वक्फ बोर्ड बनाए गए स्टेट और सेंट्रल लेवल पे। लेकिन ये जो 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया है, इसको लेके मुसलमान नाखुश हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि ये बिल, ये कानून जो है, वो मुस्लिम फैमिलीज़, वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ जिन्होंने प्रॉपर्टीज़, वक्फ प्रॉपर्टीज़ डोनेट की थीं, जो इन प्रॉपर्टीज़ को अब तक मेंटेन करते आ रहे थे, उन्हीं कम्युनिटीज़ को, उन्हीं फैमिलीज़ को ये कानून साइडलाइन करता है। वक्फ प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको जैसे बताया, अल्लाह के नाम पे दी गई ज़मीन होती है, जो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए यूज़ होती है। और आज के डेट में रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में वक्फ बोर्ड होल्ड करता है $14 बिलियन से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे ज़ाहिर होता है कि सरकार का इंटरेस्ट क्यों उस पे बढ़ रहा है, क्यों नज़र पड़ी है। मिडनाइट में सारी चेंजेस हुई हैं, रात के 2 बजे तक डिस्कशंस चली हैं, 14 घंटे तक इंडिया की लोकसभा में, जैसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली होती है, लोअर हाउस को इंडिया में लोकसभा कहते हैं, वहाँ पे 14 घंटे की डिबेट हुई और ये कानून जो है पास किया गया। अब क्या की चेंजेस हुई हैं, वही कंसर्निंग है। सबसे पहले वक्फ बोर्ड्स में जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कमिटीज़ बनी हुई हैं, इन कमिटीज़ में नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया जाएगा। सबसे पहला चेंज ये। तो इस पे सवाल ये है कि क्या इंडिया में मुसलमान भी ये कहते हैं कि हमें जो हिंदू टेम्पल्स के ट्रस्ट बोर्ड्स हैं, क्या हमें उनका हिस्सा बना दो? क्या मुसलमान ऐसा कहते हैं? क्योंकि अगर हिंदू टेम्पल्स की बात करें तो उनके ट्रस्ट बोर्ड्स तो कोई फाइनेंशियल ऑडिट भी सबमिट नहीं करते कि उनको जो डोनेशंस मिलती हैं वो उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है। सवाल यहाँ पे ये भी है। एक सवाल ये भी है कि क्या ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाया गया है? ये सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी क्यों हो रही है? क्या ये पॉलिटिकल कंट्रोल है माइनॉरिटी का, या जेन्युइनली आपने ट्रांसपेरेंसी लानी है? ये भी सवाल है। दूसरा चेंज इसमें ये किया गया है कि जो वक्फ की गई प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ बोर्ड ने उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगले 6 महीनों में सबमिट करनी है। अब इस पे सवाल ये उठता है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो सदियों पुरानी हैं, क्या ये पॉसिबल होगा कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर अब तक मौजूद हो? तो यहाँ पे कंसर्न ये साबित होता है कि सरकार इन प्रॉपर्टीज़ को आगे जाके ग्रैब कर लेगी, इंडियन गवर्नमेंट ग्रैब कर लेगी। तीसरा चेंज ये लाया गया है कि जो प्रॉपर्टीज़ जिनको लेके डिस्प्यूट है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, अगर वैसा कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है तो उसका फैसला इंडियन गवर्नमेंट करेगी।
वक्फ बोर्ड नहीं करेगा। मसलन कोई कब्रिस्तान है, उस पे ये एतराज़ है कि ये सरकारी ज़मीन है, वक्फ की गई ज़मीन नहीं है, तो उसको फिर सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, वहाँ पे मॉल बना देगी या कुछ भी बना देगी। तो आने वाले वक्त में ये देखना सरप्राइजिंग नहीं होगा कि इंडिया का जैसे यूपी का प्रोविंस है, वहाँ पे कोई ज़मीन जो मुसलमानों ने 1950s में डोनेट की हो और आज की डेट में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से सरकार उसको कब्जे में ले रही है और उस पे मॉल्स और बाकी चीज़ें बनाई जा रही हैं। और इस तरह का लैंड ग्रैब आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, कॉमन होगा इस कानून के बनने के बाद। सवाल यहाँ पे ये भी है कि इस तरह का कानून, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इस तरह का कानून हिंदू टेंपल बोर्ड्स को लेके क्यों नहीं बनाया गया? कानून लाएँ इस तरह का, हिंदू टेंपल बोर्ड्स की कमिटीज़ में भी मुस्लिम्स को इंक्लूड करें, वहाँ पे भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कोई मंदिर सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, उसको भी तोड़ें फिर। और दूसरा सवाल ये है कि मोदी सरकार अचानक से मुसलमानों की वेलफेयर पे इतना फोकस क्यों कर रही है? क्योंकि मोदी के वोटर्स तो मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं। इस तरह का वेलफेयर आप उनका भी करें ना। मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ और मुस्लिम रिलीजियस कंसर्न्स पे आप मैटर्स को ज़्यादा फोकस में ले रहे हैं, क्यों? ये भी सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि वो कानून जिसे मेजॉरिटी मुस्लिम्स रिजेक्ट कर रहे हैं और आप क्लेम कर रहे हैं कि ये कानून हम उनके वेलफेयर के लिए बना रहे हैं, तो इस कानून को कैसे कोई एक्सेप्ट करे? आप कहते हैं कि नो लेजिस्लेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, सो नो लेजिस्लेशन विदाउट कंसेंसस। जब उन्होंने एग्री नहीं किया इस कानून को, मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो एग्री नहीं करती इससे, तो आप इसको कानून कैसे मान सकते हैं? सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन ये है कि इस कानून से हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे कि मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ फेयर तरीके से यूटिलाइज हो रही हैं मुसलमानों के वेलफेयर के लिए। ऑन पेपर तो देखा जाए तो इंडिया खुद को सेक्युलर डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल ऐसे कानून आने की वजह से ये ज़ाहिर है कि इंडिया रिलीजियस अफेयर्स में, माइनॉरिटीज़ के अफेयर्स में इंटरफेयर करता रहता है। अब ये कानून एक तरह से वार्निंग है सारे इंडियंस के लिए। ये वक्फ बिल सिर्फ लैंड के बारे में नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में है। एज़ अ पाकिस्तानी मैं सारे मुसलमानों के बारे में बात करता हूँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर हूँ। हम कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी बात करते हैं, फ़लस्तीन के लिए भी, चाइना के मुसलमानों के लिए भी, तो इंडिया के मुसलमानों को एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते ना, उनके लिए भी बात करेंगे, क्योंकि ये मामला यूनिवर्सल कंसर्न्स का है, रिलीजियस फ्रीडम का है, ह्यूमन राइट्स का है। देखिए, जहाँ पे आप इनजस्टिस को देखें और ख़ामोश रहें, तो इनजस्टिस को बढ़ावा मिलता है। और ये मेरी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, एक तरह से अवेयरनेस है। आप मज़लूम की आवाज़ बनते हैं, तो आप अपना रोल प्ले करते हैं इस तरीके से। सो अगर आप भी मेरी तरह बिलीव करते हैं एक फेयर सोसाइटी में, एज़ एन इंडियन आप ये बिलीव करते हैं कि आप एक फेयर और जस्ट सोसाइटी में रहें, तो आवाज़ उठाएँ, मुसलमानों की आवाज़ बनें, क्योंकि ये मामला सिर्फ़ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का इश्यू है। अगर आज आपकी गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ एक्शंस ले रही है, उनके मामलात में इंटरफेयर कर रही है, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि आने वाले वक्त में क्रिश्चियन चर्चेज़ के खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे, सिख गुरुद्वाराज के खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे, ट्राइबल लैंड्स को एक्वायर किया जाएगा और नेक्स्ट फिर आपकी प्रॉपर्टी, आप कोई भी हैं, उसको ग्रैब किया जाए। एक बार स्टेट को आदत लग जाए तो वो फिर रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ते रहते हैं। सो ह्यूमन राइट्स को इस तरह से खामोशी में क्रश ना होने दें। अगर आप खामोश रहेंगे तो ये सब के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बन सकती है ये खामोशी। मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। सो जब आपको आवाज़ की ज़रूरत हो, लोग आपकी आवाज़ बने। देखिए, जहाँ पे लोग सरकार से डरते हैं और सरकार लोगों से नहीं डरती, तो इस सेटअप को हम डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं, ये तानाशाही होती है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, जागते रहें, अवेयर रहें, सोचते रहें, आवाज़ उठाते रहें, पूछते रहें और आवाज़ बनते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।